और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले, कायराना हमले के जो दोषी हैं उसको वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये पूरा देश ये संकल्प व्यक्त कर रहा है। इसी पर खास चर्चा करेंगे कि पहलगाम के ये दरिंदे बख्शे नहीं जाएंगे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह पर्यटक लोगों की बर्बर हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंक के आगे किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। यह बात अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कही। देश इस बर्बर कार्रवाई से आहत हुआ है। खबर यह भी है कि आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ बैंसरन की रेकी भी की थी। उन्हें पता था कि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। एक बड़ा खुलासा यह भी सामने आया है कि लश्कर का जो टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद है वो इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। 26 बेगुनाह लोगों की हत्या के बाद लश्कर का एक ग्रुप टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सबसे करीबी सैफुल्लाह पाकिस्तानी फौज के लिए भड़काऊ भाषण दिया करता था और हिंदुओं के खिलाफ खासतौर पर जहर उगलता था। सैफुल्लाह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, वही आप देख रहे हैं इस समय। तो यह माना जाएगा कि सैफुल्लाह तो वही करता था जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर चाहते थे। और ध्यान देने की बात यह भी है कि पाकिस्तान का यह मौलवी जनरल आईएसआई की कमान संभाल चुका है। यह महज संयोग नहीं है कि पहलगाम का यह हमला और हिंदुओं का नाम पूछकर यह मारे जाने की घटना असीम मुनीर के बयान के बाद हुई। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर का बयान था, आतंकियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाला यह बयान था। मुनीर ने कहा था भारत विभाजन 2 नेशन थ्योरी पर इसलिए हुआ क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति और पहचान अलग है। खास बात यह भी है कि असीम मुनीर ने यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के सामने दिया था। उसने कहा था कश्मीर हमारी गर्दन का नस है और यह हम नहीं भूलेंगे। तो जानकार कह रहे हैं, मानते हैं कि भारत में हुए आतंकी हमलों में पहलगाम हमले का मोड ऑफ ऑपरेंडी लगभग उसी समान है, 26/11 हमले की तरह। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में थी उस समय 26/11 में। तब आतंकियों ने मुंबई को चुना था और सन 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के बिल क्लिंटन का दौरा था, उस समय आतंकियों ने चिट्टी सिंहपुरा नरसंहार को कश्मीर में अंजाम दिया था। इस दौर में आज जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं, आतंकियों ने बेकसूर निहत्थे टूरिस्ट को चुना और 26 लोगों की यह निर्मम हत्या कर दी। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आतंकवाद देश के सामने आज भी सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे हालात में भी वक्फ कानून के विरोध में जो मजहबी भड़काऊ बयान दिया जाता है, इससे सरहद पार जो दुश्मन बैठे हैं उनकी मंशा को बल भी मिलता है क्या? तो हम सबसे पहले आपको पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर का वही बयान सुनाते हैं जो कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन 2 नेशन थ्योरी के आधार पर हुआ क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. इस कट्टरपंथी मुनीर को कोई समझाए कि उनसे ज्यादा संख्या में यहां पर लोग साथ रह रहे हैं भारत में। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने इस घटना को पुलवामा 2 करार दिया है। इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूं पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं।
और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि घटना के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री पहले श्रीनगर के लिए और उसके बाद पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे। और अस्पताल में जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनका हालचाल पूछने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे हैं। वहां पर पहलगाम में अस्पताल जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की है, उनके परिजनों से बात की है और यह भी देखा है कि घायलों की इलाज की किस तरह की व्यवस्था है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद जाकर वहां जायजा लिया है। घायलों के पीठ पर सांत्वना का हाथ रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं और बिल्कुल हर चीज़ का जायजा ले रहे हैं। और जैसा कि गृह मंत्री ने भी कहा है कि दोषी बख्से नहीं जाएंगे, इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है, उन्होंने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हैं, और साथ में जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी हैं। सभी का बहुत स्वागत। क्या इस दुखद चर्चा में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं, मन बिल्कुल भारी है। मैं ज़रा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के ज़रिए ही। विनोद जी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भारत का संकल्प है, पूरे भारत का संकल्प है। ये संकल्प जो जम्मू कश्मीर के आवाम है उनका भी संकल्प हमने लोगों को दिखाया सुनाया है। लेकिन कुछ इससे सवाल भी उपजे हैं, उन सवालों का हल मिलना भी जरूरी है कि इस तरह की घटना आगे चल करके इस तरह की घटना ना हो। और जो कुछ सरकार कर रही है आगे, क्या कुछ इसको लेकर के सामने करने के लिए है विकल्प के तौर पर? विनोद जी। लाल जी, बदले दौर का आप देखिए कि घटना, आतंक की घटना तो आपने पहले भी कहा है कि इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये बहुत बात इस पे निर्भर करता है। जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा है कि जब जब भारत में आतंकी हमले हुए हैं इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका कड़ा जवाब दिया है और दुनिया ने देखा है उस जवाब को। भले ही यहाँ पे उसका जो भी रिएक्शन हो, लेकिन उसका असर तो पड़ा है और उस चीज़ के बात लोग जानते हैं। लेकिन आज जब भी इस बात को हम देखते हैं कि भारत में, भारत सरकार की तरफ से, भारत की रक्षा एजेंसी की तरफ से, भारत की किसी एजेंसी की तरफ से अभी तक पाकिस्तान पे उंगली नहीं उठाया गया है। तो पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग हो रही है, शहबाज शरीफ का बयान आ रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है, उनके जो अपोजिशन के लीडर उनके बयान आ रहा है। तो क्या सचमुच इसमें दाल में कुछ काला है? पाकिस्तान की घबराहट है कि भारत कभी भी एक बड़ी कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की कार्रवाई कर सकती है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस बात को जवाब तो देना होगा कि आप जो अपने घर में जो इतने सारे पाल रखे हैं इस भेड़ियों को, आप, हम उसको किस शब्दों में बात करें कि आपने एक खास कम्युनिटी के टारगेट करने के लिए अभी जो पहलगाम में भेजा था, अभी 4 लोग जिस तरह से उसमें सामने में आए हैं, 2 लोग उसमें लोकल ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं,
ऐसा तो मुमकिन भी नहीं होता है कि उस दुर्गम इलाके में वहाँ ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल्स की मदद के बगैर कोई 2-3 पश्तो भाषा में बोलने वाले पाकिस्तानी आए और कार्रवाई करके चले जाए। ये बात तो भी तय है कि वहाँ कुछ न कुछ लोकल सपोर्ट भी है जो उनको मिला है। लेकिन उससे भी बड़ा है कि भारत किस तरह के इसकी कार्रवाई के करके सामने में आता है और किस तरह से इस आतंकवाद को लेके अभी देश का जो मोमेंट है, देश में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जिस तरह का सेंटीमेंट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार बहुत जल्दी कुछ बड़ा एक्शन जरूर लेने वाली है। लाल जी बिल्कुल, सभी को ये उम्मीद है कि सरकार ज़रूर कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। मैं जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी के साथ पास चलता हूं। दीपांकर सेन गुप्ता जी, बहुत ही दुखद घटना और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भले गिने चुने लोग ऐसे हों, लेकिन बाहर से भी अगर आतंकवादी आए हैं तो ओवरग्राउंड वर्कर तो कोई ना कोई, कम संख्या में ही सही, कोई ना कोई है वहां पर प्रश्रय देने वाला। उनकी पहचान कैसे होगी दीपांकर सेन गुप्ता जी? देखिए, पहचान तो उनकी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसकी पहचान हो जाएगी। मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहता हूँ जी। 2019 से पहले आतंकवादी के दो रूप थे, आतंकवाद का दो रूप था। एक तो जो बंदूक लेके दूसरे, खास करके सिक्योरिटी फोर्सेस में प्रहार करते थे, और उसका दूसरा रूप जो पैसे देके पथराव करते थे, अशांति का माहौल कायम करते थे, ताकि यहाँ पे कोई विकास न हो। 2019 के बाद विकास की जो कार्य है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए या पर्यटन कहिए, जिस तेजी से बढ़ा, ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि एक जो आतंक का जो चेहरा था, जो पथराव था, पत्थरबाजी था, उसको तो पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपके जो बंदूकधारी थे वो सिक्योरिटी पे हमला करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम टूरिज्म पे हमला नहीं करेंगे, टूरिज्म पे हमला करने के लिए तो पत्थरबाज है। तो हम ये फिक्शन दुनिया को बताएंगे कि हम ऑक्युपाइंग फोर्सेस के खिलाफ हैं। आज क्या हुआ है, क्योंकि पहली वाली जो आतंकवाद, उसकी कमर तोड़ दी गई है। ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। पहला सॉफ्ट टारगेट कौन था? जो बिहार से फल वाला श्रीनगर फल बेचता था, उस पर हमला किया, वो भी विफल हो गया क्योंकि सब पकड़ा गए। आज सॉफ्टेस्ट ऑफ सॉफ्ट टारगेट जिसको कहते हैं, पर्यटकों को आज में हमला किया है। देखिए, कहीं भी आतंकवाद होता हो तो स्लीपर सेल्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ आपको मिल जाता है। सरकार की प्रॉब्लम यह है कि आपको हमेशा सफल रहना पड़ेगा और आतंकवाद को सिर्फ एक बार सफलता देखनी पड़ेगी जी। ये है आतंकवाद का सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, ये घटना हुआ है, पर मैं कहता हूं इसका जड़ जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसका जड़ है पाकिस्तान। विनोद जी पहले कह रहे थे कि ये दरिंदे हैं, इनका कोई शर्म नहीं है। इनका शर्म नहीं है, दशकों पहले इन्होंने दिखा दिया भेड़िए हैं, इनको क्या शर्म होगी? ये भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में 50 के दशक में दिखा दिया उनके पास शर्म नहीं है, 70 में दिखा दिया बांग्लादेश में इसके पास कोई शर्म नहीं है। हम किस शर्म की अब हम देख रहे हैं? तो उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, सही कह रहे हैं आप। और हम इसीलिए हम कुछ कर नहीं रहे। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई पे निशाना नहीं बनाते हैं, तब इन प्यादों को मार के कुछ नहीं होगा। प्यादों को आप मारें क्योंकि इसको तो खत्म करना ही है, इनका तो वध करना ही है। ठीक है, प्यादों को नचाने वालों को जब तक आप निशाना नहीं ठीक है, लौटता हूं आपके पास। प्रॉब्लम आता होगा। ठीक है, लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं। अवधेश सर, ये बड़ा सवाल है जो प्रोफेसर सेन गुप्ता जी भी कह रहे थे, दीपांकर जी, कि जड़ तो पाकिस्तान में है। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या बचता है अवधेश सर? जड़ पाकिस्तान में है और यहां पर मुट्ठी भर संख्या में ही सही, लेकिन खाद पानी देने वाले लोग हैं, तो रास्ता ऐसे में क्या बच जाता है अवधेश सर? लालचंद जी, मैं काफी समय से जुड़ा था। मैंने शुरू में देखा कि विनोद जी की आंखों में आंसू थे, उस समय भी आपके साथ जुड़ गया था जी। और बस सचमुच उनकी आंखों में आंसू मैंने देखा था। तो इससे पता चलता है कि मतलब अगर पत्रकार की आंखों में आंसू है तो देश की क्या स्थिति होगी। लेकिन ये भारत ने इस तरह के
हमले को और उससे होने वाली ट्रेजेडी को कोई पहली बार झेला नहीं है। 1100 वर्षों से हमने अनेक ऐसी त्रासदियां झेली है और झेलते झेलते भी हम उठ के खड़े हुए हैं और आज इस समय विश्व की एक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो ये तो एक आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात जो आती है कि देखिए, इसका रास्ता ढूंढने के पहले ये देखना पड़ेगा कि इस घटना के जो पीछे सोच है, जो कारण है, जो लोग वहां का विवरण दे रहे हैं और जो परिस्थितियां हैं वो क्या थी। अगर आतंकवादी कह रहे हैं कि अच्छा ये मुसलमान नहीं है, इसको मार दो जी, तो बाहर निकलो, कलमा पर हो, कलमा नहीं पर हम मार दो इसको, ये कड़वी सच्चाई है, यही हुआ है, ये कड़वी सच्चाई है। जिसको नहीं, नंगा हो जाओ, तुम बोल रहा है तुमको पहचानूंगा, जरा नंगा करके देख रहे हैं कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मार दो। तो अगर चुन चुन कर निहत्थे हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं और उसमें भी महिलाओं को छोड़ रहे हैं कि जाओ जाकर मोदी को बता दो कि वो उसके आने के बाद जो है कैसे हमारे पर खतरा बढ़ गया है और हमारा मजहब भी खतरे में पड़ गया है, तो फिर ये एक ऐसी सोच थी, कश्मीर को लंबे समय से एक इस्लामी जिहाद का भाग बनाकर एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने की वो लड़ाई रही है। दुर्भाग्य से भारत आजादी के बाद सेकुलरिज्म का कैरेक्टर हमारे तो कैरेक्टर में रहा है जी। लेकिन अगर हम दूसरे को भी उसी ढंग से सेकुलर मान लेते हैं ना, समस्या वहां आती है। जो आसिफ मुनीर साहब का बयान आप सुना रहे थे जी, इस समय पाकिस्तान एक भयानक आर्थिक संकट में है। सेना की इज्जत और उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। बिल्कुल, लोग उनकी विफलताओं, भ्रष्टाचार और अय्यासी की कथाएं वहां टेलीविजन चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। सेना के स्थानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। उनके सामने अपनी इज्जत पाने का एक ही मात्र रास्ता बचता है कि भैया कश्मीर का जो है उसको फिर से जीवित करो। ठीक है, मैं लौटता हूं। उन्होंने भाषण लौटता हूं सर, लौटता हूं। जाहिर सी बात है उनके अंदर वो बलूचिस्तान वाले जिस तरह उनके आर्मी को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, ये उनकी समस्या है, वो अपने पास ही रखें। इधर अगर कुछ किया जाता है तो हमें तो निपटना पड़ेगा, और कैसे निपटेंगे संदीप त्रिपाठी जी? ऐसा किस तरह से एकजुट होकर के इस समस्या का मुकाबला किया जाए संदीप त्रिपाठी जी, ताकि ये जो भेड़िए, ये दरिंदे जिन्होंने इस तरह का खूंखारपन दिखाया है, इनको बिल्कुल इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए? संदीप जी। लाल जी, बहुत ही दुखद घटना है कि निंदा की जाए अब है, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए, जो पाकिस्तान चाहता था आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में 26 लोगों ने अपनी जान दी, जिसमें से एक मुस्लिम भी है, 2 विदेशी भी हैं। उनके सहित मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जिस तरीके से इस देश में धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, सोशल मीडिया आप देख लीजिए, टीवी के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुझे लगता है कि सफल हो गया। जो वो चाहता था वो कर लिया उसको उसने प्राप्त कर लिया। असीम मुनीर की बातों का सबसे ज्यादा समर्थन कौन करता है? आज की मौजूदा जो सरकार है, जो भाजपा है, जो वो बोलती है वही तो असीम मुनीर जी बोल रहे हैं। दोनों की भाषा में अंतर क्या है? और एक बात मैं कहूंगा, हाँ, बीजेपी के लोग आज हैं नहीं, बीजेपी के लोग आज हैं नहीं यहाँ पर बातचीत में, नहीं रहेंगे सर। वो पुलवामा के हमले के समय। और दूसरी बात, एक बात मैं जोड़ दूं, आपने कहा कि अब हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पहले कितनी हुई है? नहीं, आतंकवादी हमले के समय देश की एक बड़ी इससे बड़ी बड़ी घटनाएं, इस हमले के लिए भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। प्लीज, ये शर्म का विषय है। सुनिए, आप सुनिए एक मिनट, आप प्लीज, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप मौके को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आपको आज का बयान, ये बयान शोभा नहीं देता। जिस समय में देश इतनी तरह से पीड़ित है, देश पूरी तरह से आक्रोशित है, एक एक करके आपका बयान गलत। आप अपने नेताओं का बयान देखिए, सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आपसे ज्यादा सेकुलर का दावा ओवैसी करते हैं और वो कर रहे हैं, वो भी निंदा कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं। जात धर्म पूछ के मारा गया है, बिल्कुल। आप उससे बड़ा सेकुलर नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अपनी बात को लेकर कुछ की बात कुछ में लगाने नहीं। सुनिए आप प्लीज, नहीं,
आज की चर्चा में हम इस चीज को पार्टी आज और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उस तरह का सवाल मैंने पूछा था। आज देखिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ। अरे आप एक मिनट, आ रहा हूँ, अवधेश सर आ रहा हूँ, अवधेश सर आ रहा हूँ। एक मिनट धैर्य रखिए, एक मिनट धैर्य रखिए त्रिपाठी जी, एक मिनट धैर्य रखिए। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी या सभी दल एक साथ है और जो भी इसके गुनाहगार हैं उस पे सरकार मजबूती से कार्रवाई करे। कम से कम वही लाइन लीजिए संदीप जी। ये अलग बात है कि उसमें खड़गे जी अपने नेता, चाहे वो इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, उसको एक आदर्श बताते हैं कि आतंकियों से मुकाबला करने के लिए हमारे लीडर कैसे शहीद हुए। ठीक है, उनकी अपनी सियासत है, लेकिन जिस समय में पूरा देश खड़ा है इस आतंक से, अब संदीप जी की बात, उसमें आप ये घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक, आप उसमें असीम मुनीर को आपको निंदा करने चाहिए। मैं आ रहा हूँ, अवधेश सर आ रहा हूँ, अवधेश सर आ रहा हूँ। मैं भावना समझता हूँ, मैं भावना समझता हूँ। आज की जो भावना है उसमें संदीप जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। संदीप जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। संदीप जी, लोगों का दिल दिखाया हुआ है, आज उस तरह की बात नहीं कीजिए। संदीप जी बोलिए। ये भावना नहीं है, देश का विषय है। सुनिएगा, भावना हमारी भावना नहीं है। पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर ले जाकर के चलाएंगे, दुनिया भर में चलाएंगे, इसलिए इस समय तुम ऐसा वक्तव्य में रहते हुए इनको नहीं बोलने दे सकता हूं। ठीक है, अब संदीप जी की बात आने दीजिए। अवधेश सर, अब संदीप जी की बात आने दीजिए। संदीप जी बोलिए। ना, ऐसे बोलेंगे तो नहीं आने दूंगा मैं किसी को। नहीं बोलेंगे, उस तरह से नहीं बोलेंगे। अब उनको बात रखने दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कुछ भी बोल दें और हम लोग यहाँ बैठ के आपका ये सुनते रहे ज्ञान। और ये भी कि आज गलत दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, इसलिए सरकार पर और इस तरह की बातें नहीं कीजिए। ठीक है, आज बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है। आज हम लोग इस दुख की घड़ी में चर्चा कर रहे हैं। इस यहाँ देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए और आप एक अलग लाइन पे लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी तक क्या गाना गा रहे थे हिंदू मुस्लिम का? फिर ऐसा नहीं चलेगा भाई। इनकी आवाज बंद करिए, दूसरे ढंग से चर्चा करिए, चर्चा नहीं होगी आपकी। आपने उससे भी धर्म पूछा गया था क्या? उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? अवधेश सर, उनका भी धर्म पूछकर आपने बात की क्या? और ये तो पाकिस्तान चाहता है कि हम धार्मिक आधार डाउन चाहता है कि हम हिंदू मुस्लिम करें, लड़कर मरे। आप जो लाल चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम है कि हिंदू है? पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होता, चेहरा देख लीजिए, ज्यादा अच्छा होता आज अगर हम लोग सब एक सुर में उन भेड़ियों, उन दरिंदों को ये पैगाम देते और उनको खाद पानी देने वालों को ये पैगाम देते कि सिर्फ उन भेड़ियों दरिंदों को ही नहीं बल्कि खाद पानी देने वालों को भी निपटा दिया जाएगा। ये पैगाम एक सुर में जाना चाहिए। लालचंद जी देखिए, जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश विरोधी वक्तव्य है कि भारत के आंतरिक समस्याओं को पाकिस्तान के आतंकवादियों के समतुल्य बताना, उसको जस्टिफाई करना, ये क्लियर कट भारत विरोधी कृत्य है। और डीडी न्यूज को कतई इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। ऐसा आदमी, कोई भी मेरा भाई भी होगा ना, ऐसे आदमी को देश के सामने बोलने देना ही नहीं चाहिए कि आतंकवाद से लड़ेंगे कि ऐसे लोगों से आप लड़ेंगे। अब सेकेंड बात पर आते हैं। आसिफ मुनीर के आपने बीच में रोक दिया था। आसिफ मुनीर ने यह कहा कि दुनिया में कलमा पर 2 ही स्टेट बने हैं। बोला था। एक मोहम्मद साहब ने एक मोहम्मद साहब ने रियासते तैयबा बनाया था और 1300 बाद 1300 साल बाद एकमात्र देश पाकिस्तान बना है। और ये इस्लाम का विषय है। और जब तक जम्मू कश्मीर हमारा भाग नहीं होता है तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो उसने एक इस्लाम के युद्ध में इसको परिणत करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई पहली बात नहीं है। पाकिस्तान के जो वैचारिक जनक थे, ठीक है संदीप जी की एक छोटी सी टिप्पणी। संदीप जी की टिप्पणी। संदीप जी बोलो। नहीं देखिए, संदीप जी अगर गलत बोलेंगे तो ठीक है, गलत नहीं बोलेंगे। संदीप जी की टिप्पणी बोलेंगे। संदीप जी की टिप्पणी आने दीजिए, बोलिए। नहीं जनता, मैं भी जनता हूँ आपको इस स्थिति में। अब देख लीजिए ना, अब देख लीजिए एक बार। अवधेश सर एक बार देख लीजिए, अब गलत नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से आज बात की जा रही है, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं उनको होना चाहिए था सर, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आज ये सवाल 2 है। पहली चीज कि अगर पहलगाम में हमला हुआ जहां पर 2000 लोग इकट्ठा
थे, फिर आप ऐसी गलत बयान संस्थित कर रहे जगह हैं। पे सिक्योरिटी की व्यवस्था क्या थी? कहाँ ये तो सवाल हजार किससे लोग इकट्ठा नहीं 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 आप त्रिपाठी जी, सोशल मीडिया त्रिपाठी का जी, एक WhatsApp एक इंच पर है। सुरक्षा ये नहीं दी जा सकती, और जहां पर WhatsApp हमला नहीं, हुआ नहीं, है नहीं। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं रहती थी, पहले भी नहीं रहती थी। मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहूंगा एक सुर से ही जाना चाहिए कि आतंकवादी भेड़ियों और उनके जितने भी शरण देने वाले उनको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया संदीप जी। अब देश